हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ABS ई लर्निंग। तो आज हम आपको क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंस डॉजेट ने। ठीक है, ये अल्फोंस डॉजेट ने इस चैप्टर को लिखा है, ये इसके ऑथर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि उस दिन मैंने मैं रेडी हुआ था जाने के लिए स्कूल में, क्योंकि मुझे डर था कि मैं डांट पड़ेगा। अब इससे बात है कौन लेट हो रहा था, वो है फ्रांस यहाँ पे अपने बारे में बता रहा है कि वो लेट हो रहा था स्कूल पहुँचने के लिए। ठीक है, स्कूल जाने के लिए वो रेडी लेट हुआ था वो, क्योंकि उसको डर था डांट पड़ेगी। ठीक है, अब किस दिन की बात है, उस दिन की बात है जिस दिन लास्ट लेसन वो मिस्टर एमएल देने वाले थे फ्रेंच लैंग्वेज का। तो हम आगे बढ़ते चलिए। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। आपको दिख रहा है पार्टिसिपल्स कि पार्टिसिपल्स पर वो उस दिन क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो इसलिए वो और ज़्यादा डरा हुआ था कि आज तो उसको डांट पड़ेगी ही। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और एज यूजल उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो वो फ्रांस करे कुछ समय के लिए मुझे लगा कि मैं क्यों ना भाग जाऊँ, स्कूल ना जाके भाग जाता हूँ और अपना दिन बाहर बिताता हूँ, बाहर अच्छा होगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, बाहर अपना डे स्पेंड करता हूँ। कौन कह रहे हैं ये सब कह रहे हैं फ्रांस हमें। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब वो क्या कह रहा है कि क्योंकि उस दिन जिस दिन वो स्कूल जाया था उस दिन बहुत ही गर्म था, बहुत ही प्लेजेंट डे था और सन भी बहुत ब्राइट था, क्योंकि यूजुअली फ्रांस में तो ठंड पड़ती है पर उस दिन थोड़ा मौसम वेदर गर्म था। और द बर्ड्स वे आर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और बर्ड्स जो थे वो हमारे लकड़ी पर, या कहते हैं ना कि पेड़ पर जो थे आवाज़ कर रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे बर्ड्स जो थी, चिड़ियाँ जो थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। अब ये देखिए, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वे आर ड्रिलिंग। इसका मतलब क्या है, और पीछे की तरफ एक खुला मैदान था जिसमें सॉमिल यानी कि एक आरी से, आरी होती है ना, आरी होती है जिससे हम लकड़ियाँ काटते हैं, तो वो होता है सॉमिल, से हम लकड़ियाँ काटते हैं, या वो स्थान या वो चीज़ जिस हम आरे से जिससे हम लकड़ी काटते हैं। तो वहाँ पे उस उधर जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती थी वहाँ पे एक खुला मैदान था, जहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर, यहाँ पे प्रशियन, अब आप यहाँ पे आप गौर कीजिए इस वर्ड पे, जो प्रशियन वर्ड है इस वर्ड पे गौर कीजिए। प्रशियन यानी कि है जर्मन। ठीक है, जर्मनी। तो जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग यानी कि एक्सरसाइज कर रहे थे पीछे की तरफ खुले मैदान में। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रांस कहता है कि ड्रिलिंग करना तो ज़्यादा कुछ सही रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ने से। तो यानी कि वो कहता है कि पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ने से तो अच्छा ही है कि मैं यही सभी करूँ, एक्सरसाइज ही कर लूँ या मैं बाहर घूमने चला जाऊँ। ओके, उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स नहीं पढ़ने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। अब इसका क्या मतलब है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, यानी कि वो कहता है फ्रांस, पर मैंने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया, खुद को रोका और स्कूल के लिए जल्दी से भागा, मतलब जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए मैं रेडी हुआ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, तो जब वो भाग रहा था स्कूल जाने के लिए क्योंकि लेट हो गया था, तो वहाँ पे कोई टाउन हॉल होगा उसी रास्ते पे जहाँ जिस रास्ते पे से वो भाग रहा था। तो उस टाउन हॉल पर वो क्या देखता है कि वो देखते हैं कि उस टाउन हॉल पर काफ़ी क्राउड जमा थी। किधर क्राउड थी, बुलेटिन बोर्ड। उस टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था जिस बोर्ड पे कोई भी ताज़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी। तो उस बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी रश था, भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अब क्या कहता है फ्रांस, कहता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं, क्योंकि फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, तो जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो सारी उस बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी। अब वो बता रहे कौन कौन सी न्यूज़, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर,
कोई ऑर्डर आया भाई जर्मनी से, या हम बैटल हार गए या जीत गए, सारी चीज़ें हमारी आती थी, उस बुलेटिन बोर्ड में खबर आती थी इन सब की। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और वो फ्रांस कहता है कि मैंने खुद से सोचा बिना रुके कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है, अब क्यों भीड़ है, अब क्या खबर होगी उस बुलेटिन बोर्ड पे। पर वो रुका नहीं, वहाँ से वो चला गया, भाग गया फिर से। Then as I hurried by as fast as I could go, अब फ्रांस क्या कहता है कि वो जितने जल्दी से उतने जल्दी भाग रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, पर वहाँ पे जो था एक ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम क्या था, वॉचर, उस लोहार का नाम था वॉचर, ठीक है। तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ वॉचर था, हु वॉज देयर विद हिज अपेरेंटाइज। अब ये अपेरेंटाइज क्या है, व्हाट इज़ अपेरेंटाइज, अपेरेंटाइज यानी कि जो लोहार के पास जो सामान होता है उस सामान को लेके, जैसे हथौड़ा वथौड़ा कुछ सामान हुआ होगा उसके पास, को वो लेके, वॉचर उसका नाम था, किसका नाम था, ब्लैक स्मिथ का, उसको लेके वो वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा था और वो बुलेटिन को पढ़ रहा था, यानी कि वो उस खबर को पढ़ रहा था जो कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे छपी होगी, ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट और बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो कहता है, कौन कहता है, वो कहता है जो ब्लैक स्मिथ होता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, कि अरे इतने जल्दी क्यों जा रहे हो बब, तुम्हारे पास तो काफ़ी समय है स्कूल जाने के लिए, इतने जल्दी मत करो, काफ़ी टाइम है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। कौन कहते हैं कि ब्लैक स्मिथ, इसका नाम है वॉचर। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. अब फ्रांस कहता है कि मुझे लगा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो उसकी बात इग्नोर कर देता है फ्रांस, और वो भाग भाग के स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल मतलब कहाँ पहुंच जाता है, वो मिस्टर हैमिल के लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है। कौन, फ्रांस। लिटिल गार्डन उनका कहाँ था, छोटा सा, एक्चुअली मिस्टर हैमिल का छोटा सा गार्डन था जो उन्हीं के स्कूल के बाहर ही था। तो मतलब ऑलमोस्ट फ्रांस स्कूल पहुंच गया था और हाफते हुए पहुंचा था उसने, फिर सांस लिए, मतलब बहुत हाँफ रहा था, बहुत तेज तेज भाग के वो स्कूल गया था। यूजुअली वैन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। अब फ्रांस कह रहा है कि अधिकतर टाइम क्या होता है, जब भी स्कूल होता है तो काफ़ी शोर मच रहा होता है, काफ़ी आवाज़ होती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब वो कहता है कि कैसी कैसी आवाज़ें होती है, अब वो इस बारे में बताता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब इसको समझिए। वो कहता है कि यूजुअली जब भी हम स्कूल जाते थे तो काफ़ी आवाज़ हुआ करती थी, पर काफ़ी आवाज़ होती थी और इतनी आवाज़ होती थी कि बाहर तक सुनाई देती थी। बच्चे डेस्क बजाते थे, ठीक है, उसकी आवाज़ होती थी, बार बार लेसन रिपीट किया जाता था, है ना। लेसन रिपीट किया जाता मतलब क्या है कि टीचर जैसे कोई भी लेसन देते हैं तो बच्चे ना उसको रिपीट करते हैं, जो टीचर बोलता है उसके बाद बच्चे भी उसको रिपीट करते हैं, वही लेसन बार बार रिपीट करके बोलते हैं तेज़ आवाज़ में, है ना। कैसे रिपीट करके बोलते हैं, अपने हाथों को अपने कान पे रख के ताकि कोई आवाज़ उन्हें सुनाई ना दे, और तेज़ तेज़ केवल वो अपनी बात बोल सके। टीचर को होता है ना, जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो बच्चे कान पे हाथ रख के उसी को रिपीट करते हैं जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो वही कहते हैं कि उस शोर की भी आवाज़ काफ़ी आती थी स्कूल में, है ना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स का जो रूलर होता था यानी कि जो स्केल जिसको वो मारते थे टेबल पे, उसकी भी आवाज़ काफ़ी शोर हुआ करता था स्कूल में। बट नाउ इट वॉज सो ऑल्सो स्टिल। अब वो कह रहा है, कौन, फ्रांस कह रहा है कि अभी तो ये सब कुछ शांत था, मतलब कुछ नहीं हो रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। अब आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब फ्रांस कहता है कि उस दिन मैं क्या करता था, मैं जब भी ये शोर मचता था
तो वो शोर पे डिपेंड था। काउंटेड यानी कि डिपेंड था उस आवाज़ पे, जो भी आवाज़ नॉइज़ होती थी उस पर डिपेंड था कौन, फ्रांस। उस शोर वोर पे वो धीरे से चुपके से घुस जाता था, क्लास में एंटर कर जाता था और चुपचाप अपने डेस्क पे बैठ जाता था और टीचर्स उसको नहीं देख पाते थे। वो उस शोर का फ़ायदा उठाता था और आराम से अपने डेस्क पे बैठ जाता था बिना किसी को दिखाई दिए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर उस दिन बहुत हैरान करने वाला दिन इसलिए था क्योंकि उस दिन काफ़ी शांत था स्कूल, लग रहा था जैसे कि संडे हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। अब फ्रांस कहता है कि मैंने खिड़की से देखा कि मेरे क्लासमेट्स तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी अपनी जगह पे, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। अब ये सब कौन कहता है? अब ये फ्रांस कहता है कि मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स तो अंदर बैठे हुए हैं और मिस्टर हैमल भी क्लास में हैं, चल रहे हैं और अपना वो जो डरावना उनका आयरन का जो स्केल है उसको अपने आर्म में दबा के चल रहे हैं। तो अब क्या होता है? अब आगे बढ़ते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब फ्रांस कहता है, खुद से सोचता है कि अब मुझको तो अब फ्रांस कहता है कि मैंने दरवाज़ा खोला और मुझे सबके सामने जाना था। अब आज तो मैं बच नहीं सकता था, आज मुझे सब देख लेंगे। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो आप सोच सकते हो, फ्रांस कह रहा है तो आप लोग ये सोच सकते हो कि उस दिन मैं कितना ज़्यादा। अब देखिए, तो फ्रांस कहता है कि उस दिन मतलब मैंने दरवाज़ा खोला और अब तो मुझे सभी देख लेते और मुझे सबके सामने अंदर जाना था। और आप इमेजिन कर सकते हो कि वो उस टाइम पे मैं कितना शेमफुल महसूस कर रहा था, मतलब मुझे शर्म आ रही थी अपने ऊपर और बहुत ही मैं डरा हुआ भी था। अब वो क्या कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, या पता नहीं आज तो मिस्टर हैमल मुझे देख लेंगे और मुझे आज डांटेंगे कि मैं आज लेट पहुंचा हूँ। बट नथिंग हैपेंड। अब फ्रांस क्या कहता है? फ्रांस कहता है पर जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी। एम हैमल ने मतलब मिस्टर हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू। अब वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने मुझे देख लिया था और बहुत ही जेंटल वॉइस में उन्होंने मुझे कहा कि फ्रांस तुम आप चुपचाप अपने सीट पे बैठ जाओ क्योंकि हम अभी तुम्हारे बिना ही वरना ये लेक्चर स्टार्ट कर देते। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। अब फ्रांस बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। तो अब फ्रांस बोलता है कि फ्रांस जंप करके अपनी सीट पे बैठ जाता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। तो अब क्या होता है? अब फ्रांस कहता है कि अभी तक मतलब मैं अभी थोड़ा सा डर से बाहर निकला ही था, मतलब थोड़ा सा डर मेरा ख़त्म हुआ ही था कि मैंने देखा कि जो मेरे टीचर हैं वो बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं, ठीक है, और हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब वो कहता है कि उसका थोड़ा सा डर ख़त्म ही हुआ था कि वो देखता है कि उसके जो सर है यानी कि मिस्टर हैमल जो है वो ग्रीन कोट, अपना सुंदर सा ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट और अपनी छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप जिसमें सारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, यानी काम हो रखा था, वर्क हो रखा था उनके किसके, मिस्टर हैमल के उस सिल्क कैप पे, ठीक है। डैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, यानी कि वो जो कपड़े जो उन्होंने पहने थे उस दिन वो हमेशा इंस्पेक्शन के टाइम पे पहनते थे या फिर जब कभी प्राइस बटेगा तब पहनते थे, कोई स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे। बट आज उन्होंने वो ड्रेस पहना हुआ था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। अब वो कहता है कि अब यहाँ पे देखिए बिसाइड्स यानी कि पूरा स्कूल जो था वो बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही हैरान, मतलब अजीब सा लग रहा था और बहुत ही गंभीर था। अब कौन कहते हैं? सब फ्रांस कहते कि पूरा स्कूल उसको बहुत ही अजीब और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the। अब क्या होता है? अब देखिए, अब ये होता है कि
अब जो ये सब चीज़ें उसको बहुत अजीब लग ही रही थी कि स्कूल का पूरा माहौल ही उसको अजीब लग रहा था, मतलब गंभीर लग रहा था। और सबसे ज़्यादा जो उसको सरप्राइज़ चीज़ लगी वो ये थी कि बैक बेंचेस जो हमेशा, जो उसके क्लास की बैक बेंचेस थी जो हमेशा खाली हुआ करती थी, आज उन बेंचेस पर गांव के लोग बैठे हुए हैं, कोई क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, एकदम हमारे जैसे बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठे थे, कौन कौन गांव के लोग पीछे बैठे थे? उसमें थे ओल्ड हॉसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड कैप, थ्री कॉर्नर्ड हैट। कहते हैं कि अधिक वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ क्या होता है, फ्रांस देख के सरप्राइज़ हो जाता है कि पीछे जो बैक बेंचेस है वहाँ पे ज़्यादातर वो बेंचेस खाली हुआ करती थी, बट आज तो गांव के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और एकदम हमारे ऐसे शांत बैठे हुए थे। उसमें कौन आया था? ओल्ड हॉसर आए थे, जिनकी जो अपने 3 कोने वाली कैप पहन के आए थे। एक फॉर्मर मेयर आए थे, एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर आए थे और बहुत सारे दूसरे लोग भी आए थे। कौन कहते सब फ्रांस देखता है ये सब। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर। अब फ्रांस कहता है कि सब लोग ही काफ़ी दुखी लग रहे थे, अभी सैड लग रहे थे। और जो हॉसर थे, वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर, अब ये प्राइमर क्या होता है? ओल्ड प्राइमर यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज की बुक लेकर आए थे, थम्ब्ड एट द एजेस। और थम्ब्ड एट द एजेस यानी कि, और जो लैंग्वेज की कोई किसी भी तरह की लैंग्वेज की बुक को हम प्राइमर कहते हैं। शायद वो फ्रेंच लैंग्वेज की कोई बुक लाए होंगे। और थम्ब्ड एट द एजेस यानी कि, और वो जो बुक वो लाए थे वो फटा हुआ था, कोने से फटे हुए थी, मतलब बुक फटी थी वो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। अब उन्होंने वो बुक अपने घुटने में खोल रखी थी और अपना जो बड़े बड़े जो उनके चश्मे थे, स्पेक्ट्स थे, वो उन्होंने उस बुक के ऊपर रख रखा था। ठीक है, किसने? हॉसर ने। वेल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सब चीज़ों को देख ही रहा था। हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन। अब वो कहता है कि मिस्टर हैमल ने मतलब मैं ये सब नोटिस कर ही रहा था कि मिस्टर हैमल ने वो अपने चेयर में जाके बैठ गए और बहुत ही शांत और गंभीर टोन में, जैसे वो मुझसे बात करते थे, यानी कि फ्रांस से जैसे जिस टोन में वो बात करते थे उसी टोन में उन्होंने कहा, देखिए लिखा हुआ है कि in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, my children, this is the last lesson I shall give you. तो कौन कहता है? ये कहते हैं मिस्टर हैमल। तो फ्रांस कहता है बहुत ही उन्होंने जैसे जिस टोन में मुझसे बात करते थे बिल्कुल उसी टोन में उन्होंने उस दिन हमसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को लास्ट लेसन देने जा रहा हूँ। ठीक है, कौन कहते हैं? मिस्टर हैमल। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। अब वो बताते हैं मिस्टर हैमल कि क्यों वो आज लास्ट लेसन देंगे। पढ़ते हैं, चलिए। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। अब ये बर्लिन क्या है? बर्लिन वही प्रशिया या जर्मनी की जगह है। टू टीच ओनली जर्मन। तो बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि केवल अब एल्सेस और लॉरेंस फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। तो मिस्टर हैमल कहते हैं कि कल से तुम्हारे एक न्यू टीचर आएंगे जो तुम्हें कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और वो कहते हैं कि इसीलिए आज ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच का लेसन है, यानी कि तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत ही ध्यान से इस लेसन को सुनो और समझो। What a thunderclap these words were to me। अब फ्रांस कहता है ये जो मिस्टर हैमल के जो शब्द थे, ये ऐसे लगा था मुझ पर बिजली गिर गई हो, ऐसे शब्द थे। मतलब बहुत ही हैरान कर देने वाले शब्द थे। किसके? मिस्टर हैमल के। और फ्रांस को मिस्टर हैमल के शब्द बहुत ही हैरान कर देने वाले लगे। ओ द रेचेस का मतलब क्या है? यानी कि अच्छा, वो फ्रांस सोचता है मन में, ओ द रेचेस,
what they had put up at the town hall। तो फ्रांस कहता है अच्छा, wretches यानी कि यही वो अनफॉर्चुनेट यानी कि यही वो बैड न्यूज़, बुरी खबर थी जो कि टाउन हॉल के उस बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो कहता है, फ्रांस कहता है कि क्या ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है? अभी तो मैं बहुत मुश्किल से उसको बस लिखना, थोड़ा बहुत लिखना सीखा ही था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैंने कभी भी उसको जो है पढ़ा नहीं, मतलब मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा। किसको? फ्रेंच को। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब इसका मतलब देखिए, समझते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे अब आप देखिए, वो कहता है कि क्या ये मेरे मतलब फ़्रेंच का लास्ट लेसन है? अभी तो मैंने लिखनी मुश्किल से सीखी थी फ़्रेंच लैंग्वेज, और मैंने कभी उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। अब मुझे यहीं पर ही रुक जाना होगा। तो अब वो कहते हैं कि यानी कि अब हमें यहीं रुक जाना होगा। वो तो फ्रांस कहता है कि आज उसको बहुत सॉरी फ़ील हो रहा है, बहुत ही बुरा बुरा लग रहा है कि आज कि उसने कभी भी फ़्रेंच को अच्छे से नहीं पढ़ा, कभी भी सीरियसली नहीं पढ़ा। जब भी उसको वो लेसन्स पढ़ाए जाते थे फ़्रेंच के, तो वो चिड़ियों के अंडे ढूंढने या फिर सार एक फ्रांस में एक नदी है, वहाँ पे चला जाता था, खेल लेता था, स्कूल मिस करता था और लेक्चर मिस करता था, नहीं पढ़ता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो। तो फ्रांस कहता है कि मतलब मैंने कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ा फ़्रेंच लैंग्वेज को, और मैं मस्ती करने निकल जाता था, चिड़ियों के अंडे लेने निकल जाता था, सार जो फ्रांस में एक नदी है वहाँ पे बैठ के खेलता था, पर मिस करता था क्लास को। माई बुक्स डैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ वाइल अगो। वो कहता है कि मेरी किताबें जो मुझे एक प्रॉब्लम, एक परेशानी लगती थी, मुझे उन किताबों को रखने में भी बैग में मतलब बहुत बोझ लगता था, भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। वो कहते हैं कि अब जो मेरी ग्रामर है और जो हमारी हिस्ट्री है हमारे पूर्वजों की, अब वो क्या हमारी पुरानी दोस्त बन के केवल रह जाएगी? नाउ दैट नाउ दैट आई couldn't गिव अप एंड एम हैमल टू। मतलब अब ये सब मेरी पुरानी दोस्त बन के रह जाएगी, अब मैं कभी इनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। अब फ्रांस कहता है कि ये जो आइडिया, जो ये सोच ही थी मेरे मन में जो आ गई थी कि मिस्टर हैमल अब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, है ना, अब मैं और फ्रेंच नहीं पढ़ूँगा, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। मैं कभी मिस्टर हैमिल को नहीं देख पाऊँगा, ना फ्रेंच पढ़ पाऊँगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इस चीज़ ने मुझको मतलब मैं इस चीज़ ने सब भुला दिया। मैं उनके रूलर से मतलब उनका रूलर का डर, उनकी डांट का डर सब भूल गया था, क्योंकि मुझे बस यही लग रहा था कि अब क्या मिस्टर हैमिल अब मुझे कभी नहीं दिखेंगे। तो इस थॉट से, इस विचार से ही वो जो था सब भूल गया था, उनका रूलर, उनकी डांट सब भूल गया था। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अब वो कहते हैं अच्छा, इसीलिए ही उन्होंने जो है अपने संडे क्लोथ्स यानी कि फ्रेंच को, अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए, क्योंकि आज वो लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने संडे क्लोथ्स पहने। यानी संडे क्लोथ्स यानी कि इतने अच्छे कपड़े पहने उन्होंने अपने। अब वो कहते हैं कि इसीलिए पहने कि मतलब वो जो लास्ट लेसन देने जा रहे हैं आज अपनी फ्रेंच भाषा को लास्ट बार एक तरह से बोलते हैं श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं आज वो। ये सब कौन सोचता है? फ्रांस सोचता है। नाउ आई अंडरस्टूड। अब फ्रांस कहता है अब मुझे समझ में आया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेर सिटिंग देयर। अब मुझे समझ में आया कि क्यों जो पुराने लोग हैं गाँव के, वो बैठे थे पीछे बेंचेस में, हमारे रूम के बैक ऑफ द रूम। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू। इसीलिए बैठे थे क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे हैं, वो भी बुरा फील कर रहे हैं। डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो कभी भी स्कूल नहीं गए। और आज
तो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज ही लास्ट बार पढ़ाई जा रही है। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग, और ये उन पुराने लोगों का तरीका भी है, थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। अब वो कहता है, कौन कहता है ये चीज़? अब ये चीज़ कहता है वो फ्रांस कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए ही वो पुराने लोग बैठे थे, क्योंकि वो भी सॉरी फील करे कि उनने कभी फ्रेंच को मान्यता नहीं दी, पढ़ा नहीं उन्होंने, और कभी वो स्कूल नहीं गए। और वो मतलब दो चीज़ों के लिए वो लोग, उस फ्रांस को लगा कि ये लोग दो चीज़ों के लिए पीछे बैठे हैं। एक तो ये क्योंकि ये बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी नहीं, और दूसरा इसीलिए कि ये सब लोग जो है मिस्टर हैमिल को थैंक्स देने आए हैं, उनका सम्मान करने आए हैं कि उन्होंने 40 इयर्स अपनी एक फेथफुल सर्विस अपने देश को दी, अपने कंट्री को के लिए दी, और उन्होंने हमें पढ़ाया। 40 इयर्स से वो स्कूल में थे और उन्होंने एक फेथफुल सर्विस दी हमें पढ़ा के, तो इसलिए वो उनको भी धन्यवाद करने आए थे, मिस्टर हैमिल को। ये सब कौन सोचता है? ये सब फ्रांस सोचता है। While I was thinking of all this, I heard my name called. तो फ्रांस कहते कि मैं इन सब बारे में सोच ही रहा था कि मैंने सुना कि मेरा नाम अनाउंस हुआ गया। वो कहते हैं कि मैंने अपना नाम सुना कि किसी ने मेरा नाम लिया। इट वॉज़ माई टर्न टू रीसाइट। अब वो कहता है फ्रांस के अब ये मेरी बारी थी रीसाइट यानी कि सुनाने की, सबके सामने जो भी मैंने पढ़ा अपना लेसन उसको सुनाने की, बताने की सबको। तो अब एक तरह से मान लीजिए उसकी टर्न आ गई थी पढ़ने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब वो फ्रांस कहता है कि मेरी बारी आ गई थी और आज मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं पार्टिसिपल्स के जो रूल्स है वो बता नहीं पा रहा हूँ, मैं सबके सामने नहीं बता पा रहा हूँ कि पार्टिसिपल्स क्या है, तेज़ आवाज़ में और क्लियरिटी से, बिना किसी मिस्टेक के मैं आज नहीं बता पा रहा हूँ। कि एक तरह से फ्रांस बहुत ही शेम फील कर रहा था कि आज वो सक्षम नहीं है बताने में। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। अब वो कह रहे हैं कि मैं पहले कुछ शब्दों में ही अटक गया था और वहीं खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब वो कहता है कि मैं 2-3 वर्ड में अटक गया, मैं वहीं खड़ा हो गया और अपने डेस्क को पकड़ के, मेरा दिल धड़क रहा था बहुत ज़ोरों से और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं ऊपर देखूं टीचर की तरफ अपने। वो नीचे अपने डेस्क को पकड़ के देख रहा था क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है। I heard Mr. Hamill say to me, I won't scold you, little France. You must feel bad enough. उस फ्रांस कहते कि मैंने सुना मिस्टर हैमिल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांस, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा फ्रांस, तुम्हें आज खुद बुरा लगेगा, आज तुम खुद शेम फील करोगे। सी हाउ इट इज़। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, आज तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम खुद फ्रेंच के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हो अभी भी। कौन कहता है ये सब? उसको फ्रांस को मिस्टर हैमिल कहते हैं। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टमोरो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। तो मिस्टर हैमिल कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा फ्रांस, तुम्हें आज खुद बुरा लग रहा होगा क्योंकि हर समय हर दिन हम लोग खुद से यही कहते आए कि अरे वाह, हमारे पास तो बहुत समय है, हम तो ये कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों पढ़ लेंगे। पर अब तुम्हें दिख रहा है कि हमारे ये बोलने के कारण आज हम किस रिज़ल्ट पे पहुंच गए, यानी कि वेयर वी हैव कम आउट। अब हम कहाँ आके खड़े हो गए आज हम। दैट वाज द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस। मिस्टर हैमिल कहते हैं कि यही तो परेशानी है एल्सेस के साथ, क्योंकि मिस्टर हैमिल फ्रांस ये सब एल्सेस में रहते थे, तो वो कहते हैं कि यही तो परेशानी है एल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि एल्सेस के जो निवासी है लोग हैं वो हमेशा कल पे टालते गए कि हम कल पढ़ लेंगे, नाउ कल पढ़ लेंगे। ठीक है। कौन कहते हैं ये सब बातें? कहते हैं मिस्टर हैमिल।
नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब वो कहते हैं कि नाउ, अब कौन ये कहते हैं, मिस्टर हैमिल कहते हैं नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। दोज फेलोज किसको बोल रहे हैं, ये प्रशियंस को बोल रहे हैं ना, प्रशियंस को बोल रहे हैं कि अब वो प्रशियंस के को तुम लोगों ने, तुम सबने राइट दे दिया, अधिकार दे दिया कि वो तुमसे कहे हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी। अब वो कह रहे हैं मिस्टर हैमिल फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो मिस्टर हैमिल कह रहे हैं कि अब वो जो प्रशियंस हैं उनको तुम लोगों ने इतना राइट दे दिया है कि वो तुम्हें बोले कि क्या तुम लोग खुद को फ्रेंच मैन बोलते हो, तुम लोग समझो तुम लोग फ्रेंच के लोग, फ्रेंच मैन हो, फ्रांस में रहते हो, फ्रेंच लैंग्वेज तुम फ्रेंच मैन नहीं, तुम लोग तो फ्रांस में रहकर अपनी लैंग्वेज नहीं जानते हो और तुम लोग समझ तुम लोग फ्रेंच मैन हो, तुम लोगों को तो ना अपनी लैंग्वेज लिखनी आती है ना बोलनी आती है। तो मिस्टर हैमिल कह रहे हैं उन सबसे कि तुम लोगों का अब खुद बुरा लगेगा, क्योंकि अब जब वो प्रशियंस हमें बताएंगे कि तुम लोग अपने आप को फ्रेंच मैन समझते हो, जबकि तुम लोगों को तो अपनी लैंग्वेज ना लिखनी आती ना बोलनी आती है। ठीक है, ये सब कौन कह रहे हैं, मिस्टर हैमिल कह रहे हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। अब मिस्टर हैमिल फ्रांस से फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, पर तुम ही केवल नहीं हो फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स। तो मिस्टर हैमिल कहते हैं कि केवल तुम ही नहीं हो फ्रांस, हम सब इसमें आते हैं, हम सब जो है तुम्हारे कैटेगरी में आते हैं, हम सब दोषी हैं, तुम अकेले दोषी नहीं कि तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, हम सबको नहीं आती है, हम सब भी दोषी है इसमें कि तुम सब लोगों को फ्रेंच बोलनी नहीं आती। कैसे कह रहे हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब मिस्टर हैमिल कह रहे हैं कि फ्रांस को तुम दोषी नहीं हो फ्रांस, हम सब भी दोषी हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहा, एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें कभी पढ़ने के लिए नहीं कहा। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द माइल्स, वो तुम्हें हमेशा चाहते थे कि तुम खेतों में काम करो और काम करके पैसे कमाओ। ठीक है, और केवल तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। वो मिस्टर हैमिल कहते हैं कि तुम्हारे केवल पेरेंट्स ही नहीं, मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मुझ पे भी ब्लेम किया जा सकता है, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैं तुम लोगों को अक्सर नहीं बोलता था कि जाओ जाके मेरा जो गार्डन है उसमें पानी देकर आओ फूलों को। क्या मैं तुम्हें नहीं बोलता था कि मैं तुम्हें हमेशा पढ़ने के बजाय पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था। तो मैं भी दोषी हूँ। एंड वैन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, वो कहते हैं वैन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। तो मिस्टर हैमिल कहते हैं कि जब भी मैं फ़िशिंग करने के लिए जाता था तो क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था उस दिन, जबकि मुझे तुम छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने काम के लिए जाता था, पर मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था, तुम लोगों का लॉस कराता था। तो मिस्टर हैमिल ना कि अब मिस्टर हैमिल कह रहे हैं कि फ्रांस तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, इसमें पूरे अल्सेस की गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ाते थे, तो वो चाहते थे कि तुम काम करो। और मैं भी, वो खुद को भी दोषी कहते कि मैं भी इसी में ही था, क्योंकि मैं भी मैं भी उतना ही ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं भी तुम लोगों को पौधों को पानी देने के लिए भेज देता था, पढ़ने की बजाय तुम लोगों को पानी भेजने के लिए भेज देता था। हाँ, और जब भी मैं फ़िशिंग करने जाता था तो तुम लोगों को उस दिन छुट्टी दे देता था। तो वो अपने आप को भी दोषी कह रहे हैं, कौन, मिस्टर हैमिल। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब वो फ्रांस कहता है कि ऐसी एक के बाद एक मिस्टर हैमिल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में करे जा रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे दुनिया में, और मतलब बहुत अच्छी लैंग्वेज है। द क्लियर इज़ द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि क्लियर भाषा है,
लॉजिकल भाषा है क्या फ्रेंच भाषा। सबके लिए अपनी मातृभाषा तो लॉजिकल होती ही है। तो मिस्टर हैमल अब कह रहे थे दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट का मतलब है कि कहते कि इसीलिए कि इतनी प्यारी भाषा है हमारी, इसलिए इसको हमेशा संभाल के रखना, कभी भूलना मत इस भाषा को। कौन कहते हैं? मिस्टर हैमिल कहते हैं। बिकॉज वैन अ पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिकॉज वैन अ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, आपको दिख रहा है ना, it is as if they had the key to their prison। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखिए। बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो अब वो मिस्टर हैमल कहते हैं कि इस भाषा को, फ्रेंच भाषा को हमेशा जो है संभाल के रखना, कभी भूलना मत। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति किसी का गुलाम हो जाता है, किसी का दास हो जाता है या किसी के वश में आ जाता है, तो उससे वो लोग जो चाहे वो करवा सकते हैं, पर जो नहीं कर सकते वो क्या है, उससे वो कभी उसकी भाषा नहीं छीन सकते, कभी वो उससे उसकी लैंग्वेज नहीं छीन सकते। क्योंकि एक व्यक्ति की लैंग्वेज ही उसकी बहुत बड़ी वेपन है, उसका बहुत बड़ा हथियार है, वो कभी उसको उससे नहीं छीन सकते। तो वो कहते कि इसलिए अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखना। तुम भले कितना गुलाम बन जाओ, किसी के दास बन जाओ, किंतु तुम्हारी भाषा वो तुम्हारी अपनी है, वो लोग तुमसे नहीं छीन सकते। कोई भी, जैसे यहाँ पे प्रशिया की बात करें कि वो लोग तुमसे नहीं छीन सकते तुम्हारी भाषा को। वो तुम्हारी उस ताले की चाबी है जिसका तुम उपयोग करके बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हो, ठीक है। दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो यहाँ पे मिस्टर हैमल ये कह रहे हैं कि चाहे व्यक्ति कितना ही गुलाम बन जाए, किसी का दास बन जाए, पर कभी भी उसकी भाषा जो है वो कोई उससे छीन नहीं सकता। भले वो गुलाम क्यों ना बन जाए, वो व्यक्ति उससे हर काम करा सकता है, पर उसकी भाषा कभी भी नहीं छीन सकता। तो इसलिए इस वर्ड को आप थोड़ा सा गौर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद वो ग्रामर बुक हमें खोलने के लिए कहते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं और ग्रामर का एक लेसन हमें समझाते हैं। आई वॉज अमेज टू सी। अब क्या कहता है, अब फ्रांस कहता है कि मैं बहुत ही हैरान था। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सेड सीम सो ईजी आई थिंक टू डैट। अब फ्रांस कहता है कि उन्होंने हमें ग्रामर का एक लेसन पढ़ाया, पर मैं बहुत हैरान इसलिए हो गया था देख के कि आज मुझको सब चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है, मैं सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ पा रहा हूँ। आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। वो कहता है कि मैंने कभी भी मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा, एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और ना ही कभी उन्होंने इतने पेशेंसली हमें एक्सप्लेन किया कोई भी चीज़। तो फ्रांस कहते कि आज मुझे सब समझ में आ रहा है, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। तो फ्रांस कहते मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपनी सारी चीज़ें, सारी यादें दे के जाता है एक ही बार में, जब वो जाने वाला होता है। ये फ्रांस कह रहा है, ठीक है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, कि मतलब वो एक ही बार में सब चीज़ें हमारे दिमाग में भर के जाना चाहता है जब वो जाने वाला होता है। तो कौन कहते हैं ये सब बातें कहते हैं फ्रांस। सोचता है मतलब वो ये सब बातें, सॉरी, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब फ्रांस कहते हैं कि ग्रामर पढ़ाने के बाद मिस्टर हैमल ने हमें राइटिंग का एक लेसन दिया। डैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। तो उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ बना के लेकर आए थे, नए कॉपीज़ बना के लेके आए थे। रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। तो फ्रांस कहता है कि जब ग्रामर का लेसन जैसे ख़त्म हुआ, उस दिन वो हमारे लिए नई कॉपियाँ लेके आए थे जिसमें बहुत सुंदर सुंदर हाथों से लिखा हुआ है फ्रांस अल्सेस। क्या लिखा हुआ है? फ्रांस अल्सेस।
ठीक है। तो राइटिंग का पीरियड था। मिस्टर हैमर उन लोगों के लिए सुंदर कॉपियाँ लेके आए थे और उन कॉपियों में ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उन्होंने वो कॉपियाँ सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। तो फ्रांस कहता है वो जो कॉपियाँ हम सब बच्चों के पास थी, तो वो उन कॉपियों को देख के लग रहा था ऐसे कि फ्रांस के छोटे छोटे झंडे जो हैं सब पूरे क्लास में फहरा रहे हो, मतलब पूरे क्लास में लहरा रहे हो झंडे जो हैं। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। तो वो कह रहा है कि उन कॉपियों को देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे फ्रांस के झंडे जो हैं पूरे क्लास में लहरा रहे हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आप बहुत देख के हैरान होंगे, मतलब सब उस दिन किस तरीके से अपना बैठ के काम कर रहे थे शांति से। तो और पूरी क्लास शांति, और केवल जो आवाज़ आई थी, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जो केवल आवाज़ आई थी वो कैसी आवाज़ थी? पेपर पर पेन से लिखने की आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन। तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे एक बीटल, एक बहुत बड़ा इंसेक्ट हमारे क्लास में आ गया था, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। पर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस। अब यहाँ पे लिटिल वंस का मतलब क्या है? सॉरी, कि बीटल की एंट्री करने पर किसी ने भी बीटल पे ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस। लिटिल वंस का यहाँ पे मतलब है यानी कि पिजन्स, यानी कि कबूतर। कबूतर सबसे छोटे हैं, तो इसलिए उनको कह रहे हैं कि लिटिल वंस ने भी, लिटलेस्ट वंस ने भी नहीं ध्यान दिया। लिटलेस्ट वंस ने यानी कि कबूतरों ने भी इवन बीटल पे ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। अब इसका मतलब समझिए। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। तो अब वो कहता है कि बीटल के घुसने पर कोई बीटल पे ध्यान नहीं दे रहा था। लिटलेस्ट वन यानी कि कबूतर भी नहीं दे रहा था ध्यान। कबूतर को कैसे गया था? जो कबूतर थे वो उनके स्कूल के रूफ़ पर बैठे हुए थे, ठीक है। और वो भी स्कूल के छत पे बैठे हुए थे, और वो भी अपने पंजों से, अपने क्लॉज से, उनके जो क्लॉज है उसकी तुलना यहाँ पे फ्रांस ने फ़िश के हुक से की है। तो वो भी अपने पंजों से उस छत को खुरेद रहे थे, है ना, स्क्रैच कर रहे थे। तो एक स्क्रैचिंग की आवाज़ बच्चों के पेन से लिखने से आ रही थी। दूसरा, कबूतर भी ऊपर छत पे जो है अपने पंजों से स्क्रैच कर रहे थे। तो मानो जैसे कि वो भी कुछ फ्रेंच में लिख रहे हो। तो ये फ्रांस को लग रहा था। तो इसीलिए उनको भी अंतर नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर कोई बीटल क्लास में घुस गया तो। फ्रांस ये सब कहता है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। ये लाइन्स आई होप सबको क्लियर हो गई होगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। कि क्लास में बच्चे स्क्रैच कर रहे थे पेन से पेपर में, केवल वही आवाज़ आ रही थी, इसलिए किसी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि क्लास के अंदर एक बीटल आ गया था। और वो कहते हैं कि छत के ऊपर जो लिटलेस्ट वन है, जो हमारे कबूतर हैं, वो भी अपने पैर के पंजे, उनके पैर के पंजे उसको किसके जैसे लगते थे? फ्रांस को फ़िश हुक की तरह लगते थे। तो वो भी कबूतर अपने पंजों से छत को कुरेद रहे थे, स्क्रैच कर रहे थे। तो मानो फ्रांस को लग रहा था वो भी कुछ फ्रेंच में लिख रहे हो, ठीक है। तो उनको भी इवन बीटल क्लास में एंटर कर गया, उनको भी इससे कोई आवाज़ नहीं ना, उन्हें कुछ समझ में आया कि बीटल एंटर कर चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रांस कहना चाह रहा है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो अब वो कह रहा है छत पे पिजन्स जो थे वो कू कू कर रहे थे, जो आवाज़ वो करते हैं, है ना। तो बहुत ही धीरे धीरे कर रहे थे। तो फ्रांस सोचता है कि इन सब प्रशियंस ने हमें तो बाधित किया कि आप ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें केवल जर्मन ही बोलना है। क्या ये इन सब एनिमल्स को भी जर्मन सिखाएंगे? क्या इन्हें भी कहेंगे कि तुम ये जो कू कू है ये फ्रेंच में ना करके जर्मन में करो? ये सब कौन सोचता है? ये सब फ्रांस सोचता है। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. M. Hamel sitting motionless in his chair. तो अब वो कह रहा है फ्रांस कि जब भी मैं लिख कर ऊपर देख रहा था मिस्टर हैमल को, मैं देख रहा था कि वो अपने चेयर पे मोशनलेस यानी कि बिना कोई काम करे बैठे हुए हैं, और केवल क्लास की हर एक चीज़ को निहार रहे हैं। एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग
then at another. तो वो एक से दूसरी चीज़ को बार बार क्लास के निहार रहे हैं, देख रहे हैं. कौन? मिस्टर हैमिल. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मानो कि वो सब जो भी क्लास में, स्कूल रूम में जो भी चीज़ें हैं वो सब वो कैप्चर करना चाहते हो अपने माइंड में, मतलब बिठाना चाहते हो कि वो स्कूल कैसा दिखता था, उस क्लासरूम कैसा दिखता था. ठीक है, तो मानो वो सब इमेजेस अपने दिमाग में रखना चाहते हो कि वो स्कूल रूम कैसा था दिखने में. फैंसी यानी कि बहुत अच्छी बात है. फॉर 40 years ही हैड been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. तो फ्रांस कहते कि फैंसी बहुत बढ़िया बात है कि पूरे 40 सालों से वो एक ही जगह पे रहे, क्योंकि मिस्टर हैमिल जो थे पिछले 40 सालों से स्कूल में ही रहते थे अपनी सिस्टर के साथ. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उन्होंने अपना गार्डन भी बना रखा था बाहर विंडो. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास भी जो थी वो यहाँ लेते थे. तो मतलब पिछले 40 सालों से सब कुछ वैसे का वैसा ही था. कौन सोच रही? फ्रांस कह रहा है देख कर मिस्टर हैमिल को. Just like that only the desk and benches had been worn smooth. अब एक इसका मतलब क्या है? मतलब सब कुछ वैसे का वैसे ही था, बस जो डेस्क और बेंचेस थे वो थोड़े से वॉर्न स्मूथ यानी कि थोड़े पुराने हो गए थे, क्योंकि 40 सालों से वो वही थे, तो इससे काफ़ी पुराने हो गए थे वो. और जो चेंजेस बता रहे कि सब कुछ तो वैसे का वैसे ही था. जो चेंज हुआ वो क्या हुआ था कि डेस्क और बेंचेस पुराने हो गए थे. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ मिस्टर हैमिल ने उगाए थे वो अब बड़े हो गए थे. एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. अब ये क्या है? वो कह रहा है कि जो हॉप वाइन यानी कि कोई पौधा होगा जो जिसकी बेल चलती होगी, है ना, बेल वाले होते हैं ना, ऐसे मनी प्लांट वगैरह होता है, तो वैसे कोई हॉप वाइन पौधा होगा जिसकी बेल थी. वाइन यानी कि बेल, वो भी उन्होंने उगाई थी. ठीक है, खिड़की पे उन्होंने उगाई थी. अब वो इतनी बड़ी हो गई 40 सालों में, ट्विंड हो गई यानी कि बड़े हो के उसकी बेल इतनी फैल गई कि अब वो खिड़की के ऊपर जो छत है उस छत तक पहुंच गई थी वो बेल इन 40 सालों में. तो वो कहता है मिस्टर हैमिल को देख के कि काफ़ी अच्छी बात है उनके लिए कि 40 साल से वो स्कूल में काम करते हैं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है. बस जो बदला है वो ये है कि थोड़े डेस्क बेंच पुराने हो गए हैं, उनका अखरोट का पेड़ जो बोया था वो बड़ा हो गया है, और जो हॉप वाइन प्लांट था जो उन्होंने बोया था वो भी इन 40 सालों में ट्विंड हो गया यानी कि डबल हो गया, और वो बेल बढ़ के अब तो खिड़की के छत तक पहुंच गई. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. तो वो कहते कि ये सब चीज़ें तो उनका दिल कितना तोड़ चुकी होगी कि अब उनको ये सब चीज़ छोड़ के जाना है. उनका दिल कितना टूट गया होगा मिस्टर हैमिल का. Poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks. For they must leave the country next day. अब वो कहता है फ्रांस कि ये सब चीज़ें उनका कितना दिल तोड़ चुकी होगी. और वहीं क्योंकि क्लास बहुत शांत थी, तो क्लास के ठीक ऊपर ही उनका एक रूम था जहाँ पे वो उनके सिस्टर रहते थे. तो साफ सुनाई दे रहा था कि सिस्टर जो उनकी थी वो उनका सामान पैक कर रही थी, ट्रंक्स यानी कि पैकेजिंग कर रही थी, लगेज में भर रही थी. शायद उनको कल देश को छोड़ के जाना होगा, मतलब छोड़ना होगा इस देश को, इसलिए वो लोग सब पैकेजिंग कर रहे थे. ये सब फ्रांस सोचता है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट आफ्टर द राइटिंग. फ्रांस कहते पर उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी करेज था कि वो ये सारे लेसन को लास्ट बार जो थे सुन रहे थे, पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे. आफ्टर द राइटिंग, तो इसलिए राइटिंग के बाद अब वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री में एक लेसन था.
पहले ग्रामर हुआ, फिर राइटिंग हुआ, फिर अब हिस्ट्री में एक लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू। उसके बाद बेबीज़ यानी कि ये जो क्या है, बेबीज़ यहाँ पे बच्चों को कह रहे हैं फ्रांस। फिर जो क्लास के स्टूडेंट्स थे वो लोग एकदम शोर मचाने लग गए और वो लोग क्या बोलने लग गए, बा बेबी बो बू। मतलब जो हमारे इंग्लिश में फोनेटिक्स होते हैं ना, फोनेटिक्स यानी कि जैसे कि हमें पता है कि ए जो है वो अ साउंड करता है ना, बी जो है ब, जे जो है वो ज साउंड करता है ना, ये हमें पता है। एच जो है वो ह साउंड करता है ना। तो वैसे ही ये लोग भी फोनेटिक्स की शायद इनकी क्लास चल रही होगी हिस्ट्री के बाद, तो इसलिए सारे बच्चे जो इनको बेबीज़ कह रहे हैं फ्रांस, सारे बच्चे मिलके बा बेबी बोबू लगने लग गए थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर had put on his spectacles and holding his primer in both hands। उसके बाद जो रूम के पीछे, जो हमें पता है पीछे बेंचेस में जो ओल्ड हॉसर थे, उन्होंने भी अपने स्पेक्ट्स पहने, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और अपनी जो प्राइमर बुक यानी कि लैंग्वेज बुक जो लेकर आए थे वो उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी और स्पेल द लेटर्स विद दैम, और बच्चों के साथ ही वो भी बोलने लग गए। जो बा बेबी वो भी बोलने लगे। कौन? ओल्ड हॉसर। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। मतलब आपको देख के लग रहा था कि जैसे वो भी रो रहे हो। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फ़नी टू हियर हिम। उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही, मतलब वैसे वो रो रहे हो, उनकी आवाज़ इसमें बहुत ही फ़नी लग रही थी, इसलिए उनकी आवाज़ सुन के लगा था बहुत ही, मतलब फ़नी लग रहा था उनकी आवाज़ सुन के, कि वो इस बा बेबी बोबू भी बोल रहे हैं और रो भी रहे हैं, तो हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। तो वो कह रहे कि मुझे कितने अच्छे से ये जो मेरा लास्ट लेसन था फ्रेंच का ये याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब वो कहता है फ्रांस कि अब एट लास्ट चर्च का जो क्लॉक है, घड़ी थी, उसमें 12 बज गए थे। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और उसी समय में जब 12 बज गए थे तो जो ट्रम्पेट्स लेकर जो प्रशियन सैनिक थे, जो प्रशियंस थे, वो ट्रम्पेट बजा के आ रहे थे कि उनकी भी ड्रिल एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी, यानी कि 12 बजते उनका भी ड्रिलिंग ख़त्म हो गई थी, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी, और वो भी लौट रहे थे और हमारा भी क्लास ख़त्म हो गया था। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। और उनकी लौटने की आवाज़ जो थी वो ट्रम्पेट बजा के लौट रहे थे, तो इसलिए आवाज़ अंदर तक आ रही थी। लिखा है ना, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन, जो आवाज़ थी प्रशियंस की लौटने की वो भी आ रही थी, खिड़की तक आ रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। मिस्टर हैमल स्टूड अप। और मिस्टर हैमल फिर अचानक फिर खड़े हुए 12 बजते ही। वेरी पेल इन हिज चेयर, वेरी पेल इन हिज चेयर, एंड नेवर सो हिम लुक सो टॉल। एकदम से खड़े हुए, उनकी चेयर आगे पीछे होने लगी, बहुत लंबे दिखने लगे वो, मानो बहुत ही लंबे से दिखाई दे रहे थे। कौन? मिस्टर हैमिल। और वो मतलब कहना चाह रहे कि जैसे ही वो उठे तो उनकी जो चेयर थी वो आगे पीछे पेल हिलने लगी, ठीक है। और सॉरी, तो वो कहते हैं तो यहाँ पे वो ये तो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि 12 बज गए थे चर्च की घड़ी पे, और 12 बजते ही जो थे हमारा भी स्कूल ओवर हो गया था, और प्रशियंस जो सोल्जर्स वहाँ एक्सरसाइज करे थे वो भी आ रहे थे। और उस टाइम पर ही मिस्टर हैमिल खड़े हुए, उनको बहुत ही कठिनाई हुई खड़े होने में, चेयर से अपने बहुत ही दुखी होके खड़े हुए वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और मैं उस समय, मतलब मुझे वो कभी इतने लंबे नहीं दिखाई दिए, उस दिन दिख रहे थे बहुत लंबे। माई फ्रेंड्स सेड। उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स
मिस्टर हैमिल कह रहे हैं माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन। वो बहुत कठिनाई से अपनी कुर्सी से उठे, कुर्सी उनकी हिली और वो कहने बहुत उस दिन बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों मैं और वो उनकी आवाज़ चोक हो गई, वो नहीं बोल पाए आगे का शब्द, मतलब बहुत दुखी हो गए थे वो। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो वो इसलिए बोल नहीं पाए थे तो वो अब ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने चॉक का एक पीस उठाया, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और चॉक का टुकड़ा उठाया और बोर्ड में लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा, वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या है कि शायद यही मतलब होगा कि अब जो है कि फ्रांस का शायद लास्ट वो है, यही मतलब होगा। तो उन्होंने यही लिखा, वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड मतलब वो यही कहना चाहते होंगे शायद कि जो अब जो है फ्रांस को वो श्रद्धांजलि दे रहे कि अब फ्रेंच लैंग्वेज और बोली नहीं जाएगी, है ना। तो उन्होंने, हमें जो नहीं पता क्या लिखा, पर उन्होंने यही लिखा कि उठ के ब्लैक बोर्ड में चॉक से कि वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद उन्होंने ये वाइव ला फ्रांस लिखा, उसके बाद उन्होंने अपना सर जो है दीवार पे टिका दिया और एकदम दीवार में टिका दिया और विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने केवल हाथ से इशारा किया। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल ख़त्म हो चुका है, तुम अब जा सकते हो। तो वो अपने कुर्सी से उठे मिस्टर हैमिल। बहुत दिक्कत हुई उन्हें कुर्सी से उठने, मतलब बहुत दुखी थे, मतलब दिक्कत है नहीं कि वो उनको कुछ चोट लगी, दुखी थे बस वो। और तो उठे, इस कुर्सी उनकी थोड़ी हिली, उसके बाद वो बहुत लंबे दिखाई देने लग गए। मतलब फ्रांस करे कि उस दिन वो बहुत लंबे दिख रहे थे, वैसे है नहीं वो इतने लंबे। और उन्होंने वो बोल रहे थे कि मेरे प्यारे दोस्तों, पर मेरे में वो रुक गए, उनका गला चोक हो गया और बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि वो। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के ब्लैक बोर्ड में चॉक से लिखा वाइव ला फ्रांस। उसके बाद अपना सिर दीवार में टिका के, शायद रो रहे होंगे, सिर दीवार में टिका के उन्होंने अपने हाथ से दिखाया कि अब स्कूल ख़त्म हो चुका है, मतलब स्कूल आज का ख़त्म हो चुका है, अब तुम लोग जा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आज हमने जो जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसको पूरा एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूं। और बाकी इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक्स, बाय।